चलो बेटा, कैश फ्लो की सेकंड क्लास हम लोग आज करेंगे, रिवीजन वाली, ठीक है। आइए। हाँ जी, तो कैश फ्लो का जो बेसिक है वो हमने पहली क्लास में कर लिया था, हाँ यार ना। तो आज उसके अंदर जो छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है कैश फ्लो के अंदर। समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को। जैसे मान लो ये आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपने सारी इनकम यहाँ लिखी, यहाँ आपने सारे एक्सपेंसेस लिखे, तो फिर आपको ये क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 2000 क्या आप गवर्नमेंट को आज ही पे कर देते हैं? गवर्नमेंट को पे नहीं करते आज हम सिर्फ एक टैक्स का आइडिया लगा लेते हैं। तो हमने ये आइडिया जो लगाया ये 2000 रुपए का। अब ये वाला जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट निकल के कहाँ चले जाता है, इसके अंदर होता है पॉइंट नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाता है। और ये वाला जो 2000 है ये कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्यों जाएगा और इसको प्रोविजन क्यों बोला गया? शॉर्ट टर्म में इसलिए जाता है क्योंकि ये जो आपने टैक्स सोचा है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, शॉर्ट टर्म इसलिए है कि इसकी पेमेंट अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि पेमेंट 6 महीने में होनी है, और प्रोविजन इसलिए कि अमाउंट कंफर्म नहीं है। बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर आपकी ये बाकी एसेट्स आ गई, ये आपकी सारी लाइबिलिटीज आ गई। फिर ये एसेट्स यहाँ ओपनिंग एंट्री के अंदर, और ये लाइबिलिटीज जिनके अंदर प्रोविजन भी है ये क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपका पिछले साल आपने सोचा था। उसके बाद आप इस साल में अपने बाकी काम शुरू कर देते हो। फिर जब आप यहाँ पहुंचते हो तो फिर आप रास्ते में इस टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आपने सोची थी 2000, पर इसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है इसको लेके तो हम क्या मानते हैं कि जितना हमने सोचा था उतना ही हमने पे कर दिया होगा। मतलब इसके अंदर डिफरेंस आपको केवल तब देखना है जब क्वेश्चन क्लियरली भौंके कि भाई टैक्स पेड जो था वो कम या ज्यादा था, वरना वही मान लेना। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब आप यहाँ पहुंचते हैं फिर आप ईयर एंड पे दोबारा से वही ट्रेडिंग पी एंड एल सब कुछ बनाते हैं। अब यहाँ पर आपने कितना टैक्स सोचा, ये 400 इस साल का टैक्स है। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं एक कंबाइंड बैलेंस शीट देखूं, अब इस बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर भी होता है और करंट ईयर भी होता है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल वाला इधर दिखाई देगा, और जो आप यहाँ बना रहे हैं वो वाला यहाँ दिखाई देगा। अब होता क्या है, आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस साल का क्या बना के दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये वाला जो 2000 का है इसे हम मान लेंगे कि इसके पैसे हमने करंट ईयर में दिए होंगे, तो इसे आप ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे। हाँ जी, इसे आप इस हिस्से में यहाँ पर माइनस टैक्स पेड। क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेंगे कि पूरा का पूरा 2000 आपने दे दिए होंगे, ठीक है। ये माइनस में आ गया। और ये वाला 400 इसने आपके प्रॉफिट को इस साल कम किया है। तो जब आप क्या निकालेंगे, एनपीबीटी, तो एनपीबीटी के नोट के अंदर हाँ यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस तो लेते ही हैं। तो क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, वो ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वैसे याद होगा मैंने पिछली क्लास में एक बड़ा क्वेश्चन भी करवाया था, याद है ना? तो चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं, जो डिफरेंट पॉइंट आते जाएंगे हम उन पे बात करेंगे बस, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर यहां पर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया गया है, ठीक है। और आप जानते हैं हमें शुरुआत किससे करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो कैसे करें हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये यहां से शुरू होता है रिजर्व एंड सरप्लस से। कितना दिया है क्लोजिंग, हाँ, तो आप यहां पर एनपीबीटी कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस विच इज 2 लाख माइनस ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस विच इज 1.2 लाख। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे,
अच्छा एक बात आप मानोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 80,000 बेसिकली ये है, हाँ या ना? तो 80,000 मुझे आफ्टर टैक्स मिल गया। अब यहाँ पर ये जो 75,000 है ये प्रोविजन आपने यहां से बनाया होगा। तो अगर मुझे क्या जानना है बिफोर टैक्स, तो मैं करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो कितना आ जाएगा वो 80,000 पहले आ रहा था प्लस 75,000 टोटल आ गया 1,50,000। तो ये 1,55,000 आ जाएगा और ये वाला जो 70,000 है इसे इस हिस्से में माइनस करना होगा। बाकी सारी चीजें आपको वही आइटम वाइज चलानी शुरू करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई और पॉइंट पूछना चाहते हैं आप? चलो मैं फिर आगे चलूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है हमें नहीं पता, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वेजेस, सैलरीज या कोई और खर्च है। तो हमारे लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आ रहा है नोट नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट यानी कि किसका ट्रीटमेंट? तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट आपको इस हिस्से में लेना होता है, पर वो वाली जो ऑपरेशंस से इंपैक्ट होती हैं, सारी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहां पर और आया है छोटा सा, कह रहा है एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2014। कह रहा है यहां पर प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी हमारे पास? 15,40,000 की थी। तो क्या मैं उसे मशीन के अकाउंट में यहां लिख सकता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2015 को कह रहा है यहां जाकर प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई है? कह रहा है ये हो गई है 19,10,000। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये दोनों का कंपैरिजन क्या दिखा रहा है कि मशीन खरीदी है, तो हम उसे इस हिस्से में माइनस में दिखा देते क्योंकि पैसे गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। चेंजेस क्या है सुनो, कह रहा है हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया था ईयर एंड पे। अच्छा ये जो हमारा मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है ये यहाँ डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वाला ही तो है। तो डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन कितना बता रहा है? उसके बाद हमारा बैलेंस 19,10,000 का है। ये तीनों चीजें प्लेस हो गई। उसके बाद और क्या कह रहा है? कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कह रहा है शुरुआत में ही क्या हुआ था? अ पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2,20,000। कह रहा है 2,20,000 का एक पार्ट हमने 2,20,000 में बेचा है। 2,20,000 सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 3 लाख। 3 लाख रुपए वाला पार्ट 2,20,000 में बेचा। तो जितने में आपने बेचा और जो आपको नुकसान हो रहा है उसे लिख दो। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा कि आपने मशीन कितने की और खरीदी है। बात समझ आ रही है? अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कहां कहां पर बैंक या कैश इन्वॉल्व है? देखो यहां पर कैश इन्वॉल्व है तो यहां पैसे गए होंगे, तो इसे तो यहां पर माइनस में दिखा देंगे। और यहां पैसे आए हैं तो इसे यहां पर सेल ऑफ मशीन के नाम से दिखा देंगे। हालांकि अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूरा कैश फ्लो बनाऊं तो यहां कुछ और भी चीजें आती हैं। हाँ सोचो, एक तो ये जो नुकसान है ये नुकसान इसके अंदर गया होगा और ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर गया होगा। तो इन दोनों ने प्रॉफिट को कम किया हुआ है। तो एक इसमें नॉन कैश है और एक इसमें नॉन ऑपरेटिंग है। तो दोनों को मैं इस हिस्से में ऐड भी करता, पर वो तब करता जब क्वेश्चन में सारी एक्टिविटीज मांगी जाती। क्लियर है? हाँ। हाँ जी, इसके अंदर क्या मांगा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में कह रहा है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे लैंड के बारे में, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? भाई खरीदी होगी तो 10 लाख रुपए यहाँ पर माइनस में दिखा देंगे। तो बड़ा सिंपल है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको देख के पता चल रहा है कि हमने 1.5 लाख की बेची है, तो यहाँ 1.5 लाख रुपए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएंगे, पर उसका इंटरेस्ट भी तो लेंगे। अब ये इंटरेस्ट
इस पे लेना है कि इस पे लेना है? अगर नीचे दिया नहीं हो तो किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि 1.5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट कब बेची। जो 4 लाख है वो यहां की है, और जो 2.5 लाख है तो वो यहां की है। अब आपकी मर्जी है, 1.5 लाख की सेल आप कभी भी ले लो। अगर आप मानते हो कि आपने ये इन्वेस्टमेंट पहले ही दिन बेच दी थी, तो आपने 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, अपने पास रखी है, तो 2.5 लाख का 10% यानी कि 25,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आ रही है? और अगर आप मानते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट लास्ट में बेची है, तो आपने इन्वेस्टमेंट जो अपने पास रखी 4 लाख की रखी, तो इंटरेस्ट 40,000 आया होगा। ठीक है ना, वो चॉइस है आपकी। प्लांट एंड मशीनरी इसको बाद में करना, पहले गुडविल को करो। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो खरीदी होगी, तो पैसे गए होंगे 65,000। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज रह गई, प्लांट एंड मशीनरी, और इसके नीचे 2 इंफॉर्मेशन भी हैं। सर जो इंटरेस्ट वाली है वो लाइक एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आएगा, पर यहाँ पर हमें खाली इन्वेस्टिंग पूछा है ना। बिल्कुल, इसका जो इंटरेस्ट है 25,000 लो या 40,000 लो, वो इंटरेस्ट इसके अंदर भी आया होगा। इसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, पर वो तब होगा जब पूरा कैश फ्लो ये होगा। नॉन ऑपरेटिंग है ना? यस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग, यू आर राइट। ठीक है, हाँ जी। मशीन वाला पार्ट देखिए जरा एक बार। मशीन की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 लाख, और एंड की वैल्यू 3 लाख। उसके अलावा कह रहा है डेप्रीशिएशन कितना लगाया गया था, तो डेप्रीशिएशन यहाँ आ जाता है। कुछ बच्चों की आदत होती है ये कैरेट डाउन को ऊपर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा स्टार्टिंग में और क्लोजिंग बैलेंस नीचे रखना है। ठीक है, लास्ट वाली एक लाइन और है। एक मशीन थी जो हमने 40,000 में खरीदी थी कभी, उसकी वैल्यू 40,000 नहीं है आज, हमने 40 की पहले कभी खरीदी थी, और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा चुके हैं? आज तक 12 का लगा चुके हैं। मतलब इसके अंदर वो वाली वैल्यू 28,000 है, हाँ या ना? तो 28,000 वाली चीज हमने कितने में बेची? 35 में। तो भाई बैंक में तो 35 ही आए होंगे। 7,000 का हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गेन हुआ होगा। समझ रहे मेरी बात को? बाकी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि आपने कितने की और खरीदी। तो इसे यहाँ पर माइनस में दिखाएंगे और इसे यहाँ पर प्लस में दिखाएंगे। दोबारा बता सकते हो प्रोविजन वाला? प्रोविजन वाला है ही कहाँ? Already provided there on एक मशीन देखो, आज मशीन कितने की है? 4 लाख। अब ये बता दो, ये मशीन का कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? नहीं, कह रहा हाँ। ये मशीन का कॉस्ट प्राइस होगा क्या? ये मशीन है 8 साल पहले खरीदी, 4 साल पहले खरीदी, हमें नहीं पता। इनकी वैल्यू घट घट के 4 लाख रह गई है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है इस डेट से थोड़ा अगर मैं पीछे जाऊं, यहां पर क्या हुआ था? कह रहा है एक मशीन हमने 40 की खरीदी थी, हाँ। और कह रहा है उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 12। तो भाई इसके अंदर तो वो 28 ही है ना। हाँ। तो 28 वाली चीज 35 में बेच रहे हैं। समझ गए? आगे चला जाए। सर एक डाउट है। हाँ, और जैसे गुडविल ने बेची और गुडविल? गुडविल अमॉर्टाइज हुई, हाँ। तो दोनों में कैसे पता चलेगा? गुडविल बेची या अमोर्टाइज हुई, ये कैसे पता चलेगा? जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं ना, तब तक सेल नहीं लेना है, तब तक अमोर्टाइजेशन लेना है उसको। घटती हुई केस में कह रहे हो ना, हाँ। तो बढ़ते हुए में तो परचेज ही लेना है। Purchase ही लेना। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? पता नहीं कौन बोल रहा है। इसमें भी क्या मांगा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मांगी है। अच्छा, इसका और इसका दोनों का इलेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही इंफॉर्मेशन लगा रखी है। चलो देखते हैं, आओ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टिंग कितने की दे रखी है? 8 लाख रुपए की, और एंड में कितने की दे रखी है? 10 लाख रुपए की दे रखी है। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट, ये लाइन भी इन्वेस्टमेंट की है, एंड ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। बताओ, पहली लाइन, हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। कह रहा है इसकी आधी, यानी कि कितनी? 4 लाख। कह रहा है 4 लाख वाली हमने
15% के प्रॉफिट पर बेची, तो 4 लाख का 15% निकाल लो, 60,000। तो जब आपने बेची होगी तो आपको 4,60,000 मिले होंगे ना। और एक बात सोचो, तुमने से इसमें से 4 लाख वाली बेची है, तो यहाँ पर कितने की रह जानी चाहिए थी? 4 की रह जानी चाहिए थी ना, पर यहाँ तो 10 की है। इसका मतलब हमने 6 लाख की और खरीदी भी होंगी, हाँ या ना। तो इसको तो आप बैंक से लिख ही दोगे, पर इसके ऊपर आपको जो फायदा हो रहा है वो फायदा यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लेजर इक्वल। इसे कैश फ्लो में क्या करोगे? इन्वेस्टिंग में माइनस, और इसे इसी में प्लस। क्लियर है? इन्वेस्टिंग हो गया। अभी ये वाली लाइन कंप्लीट हुई है हमारी। ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कह रहा है इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिला था साल के बीच में, तो भाई इसे यहाँ पर प्लस कर लो। डिविडेंड भी मिला था, इसका मतलब पता है क्या है? इनके अंदर कुछ शेयर भी हैं और कुछ डिबेंचर भी, ठीक है। तो इसे भी इस हिस्से में इसका कुछ करेंगे क्या? पक्का सोच लो, पक्का। किसी का आंसर हो डिफरेंट सा कुछ कि नहीं करेंगे? टाइप ऑल एग्री करेंगे? कोई नहीं है फरिश्ता यहाँ पे? हाँ आएगा यहाँ पर। ये रेंट मिलना मतलब बिल्डिंग से मिलना या किसी एसेट से मिलना। एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग, एसेट बेचना इन्वेस्टिंग, और उससे कुछ रिटर्न मिलना भी इन्वेस्टिंग रहता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे किसी जालसाजी में ना फंसे आप लोग, ध्यान रखिएगा। आओ, कहा नालायक? फिक्स एसेट, ये बहुत आसान है यार। हमारे पास फिक्स एसेट, ये तो बिना लेजर के भी खेल सकते हो, पर बनाना मत। शुरुआत में कितने की थी? कह रहा है यहाँ कितने की बच गई हैं? आप एक बात मानते हो, इनके अंदर क्या क्या पॉसिबल है? स्टार्टिंग में एसेट कितने की थी? 15। अगर आपने खरीदी होंगी तो बढ़ गई होंगी, आपने बेची होंगी तो घट गई होंगी, और लास्ट आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन ही और लगा सकते हो बस। अब इनके बारे में क्वेश्चन कुछ भौंक नहीं रहा फिलहाल, पर कोई टेंशन नहीं। कह रहा है ये कितना था? अगर मैं इसमें से 1,60,000 हटा दूं तो वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? वैल्यू बचनी चाहिए 13,40,000, पर अपने पास तो ज्यादा बच रही है। तो जो डिफरेंस है वो परचेज दिखा रहा है। लेजर में क्या करोगे? 15 लाख यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, डेप्रिसिएशन 1,60,000 का यहाँ पर, 16 नहीं, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने की और खरीदी। बात समझ आई? तो इसे भी इस हिस्से में माइनस कर देंगे। चले आगे, आइए। कह रहा प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में कितने की थी? यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 48 लाख रुपए की थी। अच्छा, और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई है? 65 नालायक, 65.4। चलो लिखवाओ इन्हें। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी दे रखा है। प्रोविजन मेंटेन करने से क्या होता है? प्रोविजन मेंटेन करने से एसेट की वैल्यू सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस पे नजर आती है। प्रोविजन मेंटेन नहीं करने से एसेट की वैल्यू हर साल घटती जाती है, मतलब उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू नजर आती है बुक्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये बिल्कुल अपोजिट चलता है। ठीक है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 14,05,000, और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 22,10,000। उसके नीचे क्या कह रहा है? अच्छा, प्रोविजन भी यहीं पर लिख लेते हैं यार। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग लिखा है शब्द, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग। मतलब अगर मैं थोड़ा सा वापस जाऊं तो कह रहा है हमने यहां कहीं पर एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, कितने की? 12,80,000 की खरीदी थी।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, कह रहा है इसके ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, कह रहा है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 5,30,000। तो अगर मैं उसकी आज की वैल्यू जानना चाहूं तो मुझे इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे उसकी आज की वैल्यू पता चलेगी, जिसे मैं रिटर्न डाउन वैल्यू कहता हूं। तो कह रहा है मैंने उसे 2,60,000 के लॉस पर बेचा है, क्या करूं? पहले उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। पहले ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके अंदर है, तो इस वैल्यू को यहां से यहां शिफ्ट किया जाएगा, इनमें क्रॉस कनेक्शन होता है ना। तो इसके अंदर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,30,000 और इसके अंदर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख, और यहां लाते ही इसमें से इसे घटा दो, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आ रही है? 7,50,000। अब 7,50,000 की चीज पर इतना क्या हो रहा है आपको? लॉस। तो लॉस को एसपीएल में डाल दो, 2,60,000। तो आपको पैसा कितना मिल रहा है? 4,90,000। आया ना? और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने की और खरीदी है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ जाकर कितना डेप्रिसिएशन और लगाया है बची हुई मशीनों पर, और कोई नई खरीदी है तो उस पर भी। व्हाट इज दिस? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये यहाँ पर आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अभी इसका कैश फ्लो प्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा यहाँ पर माइनस, ये वाला हिस्सा यहाँ पर प्लस, और ये वाला नुकसान यहाँ गया होगा तो यहाँ पर है बीइंग नॉन ऑपरेटिंग, एंड ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ गया होगा तो नॉन कैश होते हुए यहाँ पर प्लस। बस चलें आगे। अच्छा, मेरे को एक बात और करनी है। मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मशीन हमने यहाँ कहीं पर खरीदी थी, कितने की? 1280 की। इसमें से यहाँ तक का, या फिर जिस भी दिन ये बिकी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन कितना था? 5,30,000। तो अगर मैं आपसे ऑन द डेट ऑफ सेल की रिटर्न डाउन वैल्यू चाहता हूं तो कैसे निकालोगे? इसमें से इसे माइनस करके आपको उस दिन की रिटर्न डाउन वैल्यू पता चल गई थी, हाँ या ना। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में पिछला सारा डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है। डेट ऑफ सेल से पीछे पीछे का सारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू आती है। अगले क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके अंदर भी आप मुझे ये वाला अकाउंट बनवाएंगे जी। ब्रॉड डाउन कितना दिया है? 8 लाख। कैरी डाउन दिया है 7,60,000। इसका ब्रॉड डाउन दिया है 2,70,000, और इसका कैरी डाउन दिया है 3,15,000। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये है और एक ये, दोनों इसी से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है भाई लोगों, तो ये यहाँ का दे रखा है करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो आप यहाँ पर लगाएंगे कितना था? 80,000। अब तुम सोचो इन दोनों का टोटल आ गया 3.5 लाख। इसमें से माइनस करोगे तो 35,000। पता है क्या पता चल गया? जो डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ पर भेजा जाएगा उस मशीन का जो बिकने वाली है। हाँ एग्जैक्टली, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें मशीन अकाउंट और इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 35। अब देखो इस लाइन को पढ़ो क्या कह रहा है। अब मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 140, 1,40,000 वाली एक मशीन, ये 1,40 कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये 1,40 कॉस्ट प्राइस नहीं है। हाँ जी, सारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू दे रहा है तुम्हें सीधा सीधा। ये 35,000 माइनस कर चुका है वो अपने आप पहले ही, समझ रहे हो?
तो कह रहा है वो 1.40 की आज है, हमने उसे 1.50 में बेचा है, तो आपको बैंक कितने का मिल गया? 1.50 का। तो यहाँ पर आपका गेन कितने का आ गया? बाकी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने कितनी और खरीदी। समझ गए बात? मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं, इनसे ज्यादा इनको कम नहीं किया जा सकता। जिसको समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है वेल एंड गुड। आओ, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितने की दे रहा है? 1,20,000 की दे रहा है, एंड में कितनी दे रहा है? 40 की दे रहा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है 80,000 की बेच दी गई है, पर हकीकत क्या है? देख, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 18 कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल तो ये वाली है, तो क्या ये वाली डुप्लीकेट है? ओरिजिनल मतलब जो स्टार्टिंग में थी। कह रहा है इनका 80% यानी कि 96,000, तो 96,000 तो हमारा कॉस्ट प्राइस है यार। हाँ, तो 96,000 वाली 20% के प्रॉफिट पर, तो 96,000 में जोड़ दो 20% को। 96 का 20%। अरे हाँ रे, 1,15,200 वो क्या है? प्रॉफिट। कौन सा है रे प्रॉफिट वाला? बढ़िया बुद्धि है। अबे 96,000 वाली यहां पर कितने की थी? 1,20,000 की। यहां कितने की रह गई? कह रहा रास्ते में हमने इनका 80% मतलब 96,000 वाली कितने में बेची? 1,15,200 में बेची। तो इसमें और इसका जो गैप है, बुद्धि से पैदा ना हो, 19,200 इसके क्या है? ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ लिख दूं? अच्छा यहाँ लिखेंगे, चलो जगह तो हुए कम से कम। 19,200 और यहाँ पर आएगा 1,15,200। अब एक बात सोचो, इसमें से तुमने कितने वाली बेची? 96। तो भाई बचनी कितने की चाहिए? 24 की तो बचनी चाहिए। कह रहा कितने की बच रही है? तो 16 की और खरीदी है, तो 16 की यहाँ पर बैंक करके आ जाएगी। समझ गए बात को? तो इसे कैश फ्लो में कैसे दिखाना है? इसे इन्वेस्टिंग में प्लस और इसे इन्वेस्टिंग में माइनस। बाकी कंप्लीट पूछा नहीं है, इतना ही पूछा है। वैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या तरीका है, सोर्सेज और यूजेस। कैश फ्लो में से तो पूछ नहीं रहा, कह रहा है सोर्स और यूज बता दो। सोर्स का मतलब कहां से पैसा आया, यूज का मतलब कहां पैसा गया। बात तो वही है। तो कैश फ्लो बनाना पड़ेगा? नहीं, आप इसमें लिख देना सोर्स कितना का है और यूज इतने का है, बस ये लिख के आ जाना। लेजर बना के लिख देना सोर्स इतना, यूज इतना है, खत्म। मांग ही नहीं रहा तो मैं कैश फ्लो में क्यों घुसूंगा? ठीक है, अगला टॉपिक प्रपोज डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं पहले थोड़ी सी प्रपोज डिविडेंड की कहानी बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक आपको अपने आप ही रिकॉल हो जाएगा। आपकी कंपनी का पहला साल खत्म हुआ, आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 2100 का प्रॉफिट बेसिकली कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड यहाँ पर गए सरप्लस के नाम से। इसमें से आपने जो रिजर्व बनाने हैं वो रिजर्व निकल के नीचे आ गए और बाकी सारा क्या कहलाया? सरप्लस। आपको पता है ये जो अपने रिजर्व बनाए हैं ये आप फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाते हैं, ताकि आपका बिजनेस परेशानियों के टाइम पे ज्यादा स्ट्रगल ना करे। ठीक है, पर फिर भी आपने कितना प्रॉफिट बचाया? 1200। अब कंपनी में जो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, वो भी सोचते हैं कि हमें तो कुछ मिलना चाहिए। तो कंपनी को चलाने वाले जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली आखिरी दिन पर एक प्रपोजल रख देते हैं कि कितना डिविडेंड बांटना बिल्कुल सही होगा। और वो जो प्रपोजल रखते हैं वो अपने को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं, वो कंपनी का फेवर ध्यान में रखकर ये ओपिनियन रखते हैं। तो उन्होंने कितना अमाउंट सजेस्ट किया? उन्होंने बोला 800 रुपए का डिविडेंड हमारे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं बांटा जा सकता, इससे बेशक कम बांट लेना,
पर इसको एक डिसीजन बनाने के लिए क्या होता है, अगले साल एक मीटिंग की जाएगी, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आकर डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड 800 रखना है या उससे कम रखना है। इसीलिए क्योंकि ये जो अमाउंट था ये अभी कंफर्म नहीं था, और क्योंकि कंफर्म नहीं है और इवन ये भी कंफर्म नहीं कि डिविडेंड देंगे, हो सकता है वो आके इसे बिल्कुल ही खत्म कर दें कि डिविडेंड बांटना ही नहीं है। इसीलिए हमने इसे बैलेंस शीट के अंदर जगह ना देकर बैलेंस शीट में बाहर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज में शो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मीटिंग हुई तो मीटिंग में उन्होंने कितना डिक्लेयर किया कि डिविडेंड 800 रुपए ही बांट दो। इसकी वैल्यू कम ज्यादा कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, फ्लो में कुछ भी ना बोले। ठीक है, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज अगर डालें तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी उसकी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई जर्नल एंट्री डाली नहीं थी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना प्रपोजल रखा था। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक बात तो तुम मानते हो, इसी में से तो दोगे तो दे दो ना, ये सरप्लस अकाउंट है। यहाँ पर सरप्लस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और टू डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल पहले लायबिलिटी बनाई जाती है, कितने का? 800। उसके बाद इसकी पेमेंट कर दो, डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक, तो 800 रुपए चले गए। अब तुम एक बात मानते हो कि ये जो सारी यहाँ पर एसेट्स होती हैं, जो सारी लायबिलिटीज होती हैं, ये यहाँ की ओपनिंग एंट्री के अंदर आती हैं, आती है ना? अच्छा, उसके बाद जब तुम इस साल में पहुंचे तो तुमने कितना प्रॉफिट कमाया? 1500। अब ये 1500 का प्रॉफिट कैसे गया सुनो जरा। अब यहाँ पर आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस जरा चेक करना, 1200, 300, 400 और ये आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर ये रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंसेस है, पर सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 950। अब जब आप लोग कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो बनाते टाइम पर आपको क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैसे निकालेंगे आप इसे? अब आप इसमें से इसे माइनस नहीं कर सकते, आप लेते हैं ना, कैसे निकालते हैं इसे? एनपीबीटी को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ऐसे ही तो करते हो। तो मैं ये कह रहा हूं आप इनका तो ऐसा कर सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पर इसका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इस 1200 में से 800 रास्ते में ही यूज कर लिया था, हाँ या ना, है कि नहीं? तो मैं दिस माइनस दिस प्लस करूंगा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, ताकि मुझे क्या पता चल जाए? सही ट्रांसफर टू सरप्लस पता चल जाए। क्लियर है बात? देखो जरा यहां पर सबसे पहले एनपीबीटी निकालते हैं। एनपीबीटी के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इन तीनों में से इन तीनों को माइनस करोगे तो वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन क्या करें? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31/3/17 व्हिच वाज पेड एट द रेट ऑफ 8%। तो 8% आपको किस वैल्यू का लेना है? और क्योंकि आप इनके डिविडेंड की बात कर रहे हो तो इनका डिविडेंड कंफर्म देना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कितना? प्लस 8% ऑफ दिस वैल्यू, आया ना, एंड 5% ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है मेरी बात? तो वो दोनों के डिविडेंड बेसिकली यहां पर ऐड हो जाएंगे। और आपने जो पैसे एक्चुअली दिए हैं, क्योंकि आपने पैसे तो रास्ते में दिए ही है ना, कैश देके आए हो आप डिविडेंड के नाम का, तो वो फाइनेंसिंग में दोनों माइनस भी करने पड़ेंगे। कहीं कोई डाउट है? बोलो यार, बुत बन के बैठने का कोई फायदा नहीं है। कुछ और पॉइंट इसके अंदर पूछना चाह रहे हो? एक ना पॉइंट था, इसमें नहीं है। मतलब जैसे आज मैं क्वेश्चन करी थी, वहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में ना डिविडेंड पेबल आया था। ओके, गुड वन, गुड वन। तो कहाँ रखेगा?
मैं इस बात को अभी यहाँ कैसे बताऊँ? जैसे हमें डिविडेंड वाला है ना, तो यू आर राइट, इट इज पॉसिबल। मैं पीछे चलता हूँ उसको बताने के लिए। ये लो, यही हो जाएगा काम। उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और ये सही टाइम भी था इसके लिए। सोचो, आप यहाँ की एंट्री डलवाना जरा मुझे, अभी मैंने अभी बताई थी। हाँ, सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल 800, ठीक है। उसके बाद आपको इसको पेमेंट करने के लिए कुछ दिन मिलते हैं। जब आप इसकी पेमेंट करने के लिए बैठे ऑनलाइन, मान लो आपने सोचा पैसा ऑनलाइन भेज देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो आप 600 रुपए भेजे, आपने 200 रुपए नहीं भेज पाए, वो अकाउंट नंबर ही गलत है जिसको हम पैसा भेज रहे थे। तो एंट्री क्या डालेगी? डिविडेंड पेबल डेबिट 800 टू कैश या बैंक 600 और 200 रुपए एक नए अकाउंट में चले जाएंगे टू अनक्लेम्ड डिविडेंड। इतना समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो 200 रुपए हैं, जब आप यहां पर पहुंचकर ईयर एंड पर क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहां पर एक आता है अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर चले जाएंगे ये वाले। मेरी बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद जब आप लोग कैश फ्लो बनाओगे, तो कैश फ्लो में इसके नोट के अंदर क्या करोगे? इसके नोट के अंदर कितना ऐड करोगे? अब इसके नोट के अंदर पूरा 800 ही ऐड होगा, क्योंकि आपने इसमें से 800 यूज कर लिया था। देख लो, ये रहा। पर जब आप यहां पर माइनस करोगे ना डिविडेंड के नाम के, आपने दिए तो 600 ही हैं, तो यहां पर 600 ही माइनस होगा। एक बात का ख्याल रखना, आप इस हिस्से में, इसके अंदर ऑपरेटिंग के अंदर चेंज ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेते हो, तो इसका चेंज नहीं लेना है, क्योंकि इसके जन्म के पीछे ऑपरेशन जिम्मेदार नहीं है। पल्ले पड़ रही बात? सिमरन क्लियर? लग नहीं रहा है इसमें? हाँ सर, क्लियर है। चलो, एक और कंसेप्ट था बोनस शेयर्स के बारे में। बहुत इजी है, आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 2017 की मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। समझ आ रही है बात? ये ओपनिंग एंट्री डाल दी मैंने, और इक्विटी शेयर कैपिटल यहां कितने की हो गई है? 1250। क्या लग रहा है इसको देखकर? वाह 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 वाह, कह रहे हैं खरीदी है। कौन कौन थे? हाथ उठा सकते हैं? मुझे को कैमरा घुमाना है एक बार। खरीदी है, शेयर है, इशू किए होंगे, ठीक है। पर अच्छा, जब हमने शेयर इशू करे होंगे तो पैसे भी आए होंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सुनो, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और बताओ, आप जरा इसके ना थोड़ा पीछे चलो, जरा यहां पर कहीं पर 5-6 साल पीछे कंपनी ने कभी कोई अपने शेयर और डिबेंचर इशू करे होंगे, और वो भी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर, तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो मान लो कंपनी के पास वो प्रीमियम भी था, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड ने इशू कर दिए बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। इसका क्या मतलब है? 4 के बदले 1 शेयर, टोटल कितनी कैपिटल है? तो इसका 4:1 करना, 10 लाख का 2.5 लाख, हाँ या ना? तो इसका 4:1 में कंपनी ने यहां रास्ते में ही बोनस शेयर इशू कर दिए थे। अब जब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगी 2.5 लाख से, पर पैसे तो नहीं मिल रहे। तो कंपनी क्या करती है? इसी प्रीमियम को यहां पर डेबिट कर देती है, तो वो प्रीमियम क्या हो जाता है? ऐसा करने से यूज हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो देखो, 10 लाख प्लस 2.5 लाख कितना हो गया? 1250, और आपके पास 1 पैसा भी नहीं आया इसका, तो इसे यहां पर आप शो नहीं करेंगे क्योंकि पैसे नहीं आए। बोनस शेयर क्लियर है? ठीक है।
इसके अंदर क्या डिस्कस करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई खास पॉइंट है नहीं सच। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आप जानते ही हैं, नीचे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो क्या करेंगे आप? इस वाले को पेड मान लेंगे और इस वाले को मेड मान के यहाँ पर ऐड करना, ठीक है ना? और ये वाला 10,000 यहाँ पर माइनस। अगला क्या है? प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों अगर साथ में आ जाएं, चांसेस बहुत कम है पर फिर भी आना चाहिए हमें। लो जी, आपने फर्स्ट ईयर के एंड पर कितना डिविडेंड प्रपोज किया था? 800। ये तो वही कहानी है। फिर यही 800 आपने यहाँ रास्ते में क्या कर दिया? डिक्लेयर भी कर दिया, और मतलब 2 एंट्री, वही सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक। एक डिक्लेरेशन की और एक पेमेंट की है, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो डिविडेंड है इसका नाता तो पिछले साल से, पर अगर कंपनी रास्ते में ही अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद कर रही होती है तो कंपनी वेट नहीं करती ईयर एंड का, कंपनी ने रास्ते में ही डिविडेंड पे कर दिया। मेरी बात को सुनना और समझना, इन दोनों में अंतर क्या है? ये पहले, ये वाला पहले यहां पर प्रपोज होता है, पहले प्रपोज हुआ, फिर यहां पर डिक्लेयर हुआ, उसके बाद पे हुआ। ये वाला पहले पे होता है क्या? उसके बाद यहां जाकर कुछ और होगा? पे वाला स्टेप ये रहा। डिक्लेयर और प्रपोजल, क्या ये 2 काम किए जाएंगे? नहीं, ये सीधा पे होता है और उसके बाद यहां जाकर प्रॉफिट में से एडजस्ट तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो वो कैसे करना है सुनो, ये 2 कदम, इसका पहला कदम, जब तुम यहां पहुंचोगे तो देखो क्या होगा। आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 2500। अब ये 2500 पहले कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस का पिछले साल का स्टेटस यही तो था। तो ये वाले जो थे, हट रहे, ये वाले जो थे ये यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना? यहां वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं था, वो बनेगा इस बार। तो आपने इस साल क्या किया है? ये 800 यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं? ये 800 मैंने यहां पर माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने 1200 में से 800 रास्ते में ही यूज कर लिया था सरप्लस डेबिट करके, तो सरप्लस डेबिट करके घट गया होगा ना, है ना? तो सरप्लस का बैलेंस इसकी वजह से घट गया था। उसके बाद करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया है वो यहां पर आ गया। इसमें से आप इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देते हैं। समझ आ रही है कुछ बात? बाकी आप इसमें से जो रिजर्व बना रहे हो, ये सारे रिजर्व्स आके अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये क्या मिल गया आपको? सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस। तो कुछ पूछना है भूमि? कुछ? जो भी प्रपोज डिविडेंड है हाँ प्रीवियस ईयर का, ये तो एनपीपीटी में माइनस होता है। हाँ, एनपीपीटी में ऐड होता है और इसमें बोलता है हाँ। फाइनेंसिंग में ऐड होता है। तो आप ये तो सेपरेट करा हुआ। क्योंकि ये बैलेंस शीट है, ये कैश फ्लो नहीं है। वो कैश फ्लो का ट्रीटमेंट है। जब आप इसके बेस पर कैश फ्लो बनाओगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ, देखो इनका तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सिंपल है, ये तो हो ही जाएगा। इसको समझा रहा हूं मैं आपको। क्लोजिंग ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग ऑफ सरप्लस प्लस प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड प्लस करंट ईयर का इंटरिम, ताकि आपको सही ट्रांसफर टू सरप्लस मिल जाए। क्लियर है? और जब आप कैश फ्लो के अंदर, ये तो आप एनपीबीटी निकालने के लिए करोगे, जब उसी के अंदर आप फाइनेंसिंग हिस्सा करोगे तो फाइनेंसिंग के अंदर ये वाले दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इनके पैसे दिए हैं आपने। समझ आएगा? इसके अंदर मुझे क्या डिस्कस करना है?
प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे डिस्कस करना है। अब इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स स्टार्टिंग कितने की दे रखी है, क्या लिखूं? यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। हाँ, 30,000 का था ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन कितने का है? 42,000 का है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती तो मैं इस 30,000 को यहाँ पर माइनस कर देता और इस 42,000 को यहाँ पर ऐड कर देता, पर फिलहाल ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रहा हूं मैं आपको, मेड कह रहा जो हमने यहाँ से बनाया इस साल, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय एसपीएल। कितने का? 50। तो ये हो गया 80 माइनस 40 38। तो 38 हमने पे किया होगा तो पैसे दिए होंगे करंट ईयर में, तो ये 38 यहाँ पर माइनस होगा और ये वाला 50 यहाँ पर ऐड होगा। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। सर मतलब ऐसा करना है कि बैलेंस शीट में कोई भी आइटम दिया उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो अकाउंट बनाना है। बेटा लेजर ना मैक्सिमम केसेस में आपको तभी बनाना पड़ता है जब बैलेंस शीट या एसपीएल के साथ नीचे कोई इंफॉर्मेशन अटैच की हुई है। अदरवाइज लेजर को तो आप जितना छोड़ेंगे उतना बढ़िया है, टाइम ले जाएगा। क्या चीज? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये लो, इसको ना यहाँ से समझो एक बार, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये करंट ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये एसपीएल और ये बैलेंस शीट ये करंट ईयर की है। हमने यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना सोचा था? ये 30,000 प्रीवियस ईयर का ही तो है, तो ये 30,000 हमने यहाँ सोचा था, पर ये यहाँ पर भी तो कैरी हुआ होगा, तो ये यहाँ पर हमारा आ गया ओपनिंग ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स में 30,000 का। अब कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ का बैलेंस कितना है? 42,000 का है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, जब हमारा ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड पर हमने सबसे पहले ये एसपीएल बनाया। अब एसपीएल में यहाँ पर इनकम लिखी, एक्सपेंसेस लिखे, यहाँ पर प्रॉफिट आया होगा। कह रहा मैंने इस बार यहाँ पर कितना प्रोविजन डाला था, ये नीचे बता रहा है कितना बनाया था ये। कह रहा है 50 का है, हट जाना है। कह रहा है 50 का बनाया था, तो 50 अगर यहाँ बनाया होगा तो वो इस लेजर में भी आया होगा। इसका मतलब मैंने रास्ते में जो पेमेंट करी है गवर्नमेंट को वो कितने की करी है? वो 38 की करी है खाली, आया ना। अगर मैंने 30 का सोच के पेमेंट 38 की करी, 30 का सोचा था मैंने, पर मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 38 की, तो प्रोविजन मैंने उसी हिसाब से तो बनाऊंगा ना, है कि नहीं? तो इस वाले 38 को यहां पर माइनस कर देंगे और इस वाले 30 को, सॉरी इस वाले 50 को यहां पर नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड को अटैच किया हुआ है, बस क्या करना है? एनपीबीटी में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। हाँ, एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है यहाँ पर, देखना जरा क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है। सिंस रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स एंड कैपिटल नेचर रिजर्व्स। ये सच है क्या बात? तुम कहोगे लिखिए तो सच होगी, क्या तुम्हें पता है? अजीब का नहीं है। रिजर्व में तो सारे रिजर्व होते हैं। कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रेवेन्यू नेचर रिजर्व भी आते हैं और कैपिटल नेचर रिजर्व भी आता है। रेवेन्यू नेचर रिजर्व के जो मैं पीछे बता रहा था ना, जैसे ये सारे रिजर्व प्रॉफिट में से तो बने हैं, देखो तुम प्रॉफिट में से माइनस हो रहे हैं, तो ये है रेवेन्यू नेचर रिजर्व। पर एक ऐसा भी रिजर्व होता है जो इसके अंदर तो होता है पर वो यहां से माइनस नहीं होता है, वो डायरेक्ट यहाँ के बैठ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो तब होता है हमारे पास जब हम अपने शेयर डिबेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करते हैं, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल नेचर रिजर्व और रेवेन्यू नेचर रिजर्व दोनों तरह के रिजर्व मौजूद होते हैं, है कि नहीं? अभी तक मैंने आपको कैश फ्लो का जो हिस्सा रिवाइज कराया है उसमें केवल रेवेन्यू नेचर रिजर्व के एग्जांपल आ रहे थे। अब एक चेंज कर रहा हूं मैं इसके अंदर, देखो सोचो आपने यहां पर कुछ शेयर इश्यू करे और आपने प्रीमियम पर इश्यू करे,
तो ये वाला जो रिजर्व है ये भी तो यहीं जाके बैठेगा, बैठ गया ना जाके डायरेक्ट। अच्छा, फिर आपने ईयर एंड किया, ईयर एंड पर आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट यहां से निकल के कहां गया, इसके अंदर। आपने इसमें से 3 रिजर्व बनाए, वो तीनों रिजर्व निकल के अपने अपने घर आ गए, और ये सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना। उसके बाद अब जब आप यहां पर कैश फ्लो बनाओगे तो क्या करोगे आप? अब सोचो, रिजर्व और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 0 है। अरे ओपनिंग बैलेंस 0 है क्योंकि मेरी कंपनी का ये पहला ही साल है। तो क्या करोगे? ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस इसका था ही, तो ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा लेंगे, ये पूरा, पर ये नहीं लेंगे, ये प्रॉफिट में से बना ही नहीं है, ये तो यहां डायरेक्ट आके बैठ गया। नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा क्लोजिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कहना सही नहीं होता। ऐसा हमेशा कहना सही नहीं होता। अगर उसके अंदर कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व है तो हमें बड़ा कॉन्शियसली उसका ध्यान रखना है, अदरवाइज मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके एनपीबीटी निकाल सकता हूं, नहीं पल्ले पड़ेगा। मुंह ऐसा बना लेते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं चीजें। देख रहा हूँ कोई पॉइंट ऐसा नजर आएगा तो कराने लायक। इसका क्या करेंगे? फोर्थ वाले का ये उसमें ऑपरेटिंग प्लस में जाएगा। पहले पढ़ तो लो। हाँ, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का खर्चा हुआ था, पैसे दिए थे, शेयर इशू का खर्चा था, तो यहाँ पर तो माइनस होगा। और कह रहा है मैंने इस खर्चे को एसपीएल से राइट ऑफ किया था, तो ये इसके अंदर आया होगा, इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? सेकंड वाले का प्रपोज डिविडेंड। देखो ये तो किसी काम का ही नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं? एनपीबीटी में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। पर फिलहाल एक लाइन लिख दी उसने, शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर, मतलब रास्ते के बीच में कोई भी डिविडेंड मीटिंग ही नहीं हुई, या मीटिंग हुई तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ। क्या करूं? लीव इट। मतलब आपको दोनों डिविडेंड का कुछ नहीं करना, कहीं ऐड नहीं करना, कहीं लेस नहीं करना, पे ही नहीं हुआ होगा। जब डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो पे भी नहीं हुआ होगा। समझ गए? लास्ट वाला कह रहा है शेयर इशू का खर्चा हुआ था 3,000 का और अंडर राइटिंग का कमीशन था 2,000 का, तो ये दोनों खर्चों को हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है। ये पॉइंट अच्छा है। पहले तो ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां कितने का है? 0, और यहां कितने का है? तो ये आया कहां से? ये आया होगा शायद इनसे, हालांकि डिवेंचर से भी आ सकता है, पर यहां डिवेंचर है ही नहीं। इसका मतलब हुआ क्या होगा, हमने रास्ते में 1 लाख रुपए के शेयर इशू करे होंगे, तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा 1 लाख से, इसके ऊपर प्रीमियम कितना आया होगा? है गलत, 25। अबे गधों, 5,000 का प्रीमियम तो हमने यूज ही कर लिया, 5 का यूज करने के बाद 20 बचा है, इसका मतलब प्रीमियम आया होगा 25,000 का। तो आपको पैसा कितना मिला होगा? 1,25,000। तो ये वाला 1,25,000 जब करोगे तो फाइनेंसिंग में क्या करोगे? ऐड। ठीक है। उसके अलावा जो इसके पैसे आपने दिए होंगे, दोनों के पैसे तो दिए ही होंगे, इन दोनों को आप इसके अंदर माइनस। चलेंगे? इसको छोड़ दो।
रिफंड ऑफ टैक्स, इसको थोड़ा समझ लेने वाला अच्छा है पॉइंट, और चांसेस भी होते हैं इसके। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल आपने कितना प्रोविजन सोचा था? 30 का। कह रहा यहाँ कितने का है? ठीक है, तो आप इसका क्या करते हैं, आप इसे यहाँ पर माइनस ही तो करते हैं, मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, ठीक है। और आप इसका क्या करते हैं, इसे आप इसके अंदर यहाँ पर ऐड करते हैं। पर क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, कह रहा है हमें करंट ईयर में कुछ टैक्स का पैसा वापस आ गया था गवर्नमेंट से, कितने का? 4000 का। तो ये 4000 जब हमें वापस आता है तो हम इसे यहाँ पर इनकम में ट्रीट कर लेते हैं। इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा भी तो रखा है, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर, चाहे वो टैक्स गया हुआ हो चाहे वो टैक्स आया हुआ हो, तो मुझे वो सब आइटम हटाने पड़ेंगे। तो इसने क्योंकि मेरे प्रॉफिट को क्या किया हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पर उसे, और यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पॉकेट से पैसे 26,000 ही तो गए, 30 गए, पर 4000 वापस भी आ गए। तो नेट जो टैक्स आपने पे किया है केवल वही माइनस करके दिखाना है, ठीक है। पता नहीं क्यों लगा रखा है क्वेश्चन। एक मिनट, इसके अंदर कोई पॉइंट है क्या? नहीं, दिस वन इज गुड। इनका क्या करोगे? इन दोनों का टोटल यहां पर जाएगा, और पता नहीं कैसे बनेगा, इन दोनों का टोटल इसके अंदर जाएगा। एक मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑप्शन है, वही है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है। बच्चे क्या गलती करते होंगे, दिमाग लगाओ, बच्चे इसे इस हिस्से में ऐड और लेस कर लेते हैं, एज्यूमिंग अ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला पार्ट। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप कैश फ्लो बनाते हैं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। बेसिकली एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि ये कब इसके समान मानी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कब इसके समान मानी जाती हैं? जब इनका मैच्योरिटी पीरियड वाह वाह 3 मंथ, चलिए 1 साल। जब आप इनको करंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं तो आप 1 ईयर वाला देखते हैं, पर जब आप इन्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखते हैं तो आप 3 मंथ यानी कि 90 दिन देखते हैं बस। ये वही वाला पॉइंट है जो सिमरन ने पूछा था। इंटरिम डिविडेंड, इसमें प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 15% ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी थी? तो टोटल डिविडेंड बन गया 30,000। अब 30,000 में से कह रहा है 10,000 अभी भी अनपेड है, मतलब आपने पैसे 20 ही दिए हैं, पैसे 20 ही दिए हैं, पर आपने प्रॉफिट में से 30 ही एडजस्ट किया होगा। तो आप जब इस एनपीवीटी बनाओगे ना, इसके अंदर तो इसके अंदर 30 ऐड होगा, पर इसके अंदर 20 माइनस होगा। समझ रहे? बस खत्म। हाँ ये वाला दोबारा सुनो। वरुण मैं ये कह रहा हूँ बेटे, आपके पास यहाँ पर शेयर कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। फिलहाल यहाँ पर ये भी 2 लाख ही है, तो आपने इसका 15% रास्ते में ही यानी कि 30,000 इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया। कह रहा है पर 10,000 का अनक्लेम्ड है, एंट्री क्या डाली होगी? बोलो। इंटरिम डिविडेंड डेबिट 30,000 टू बैंक 20 और टू अनक्लेम्ड डिविडेंड 10। तो ये लायबिलिटी बन के यहां चला गया। पर जब आप एंड में पहुंचोगे ना, तो प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट में से आपने ये 30 ही तो एडजस्ट करे होंगे, तो ये वाला 30 इसके अंदर तो
ऐड हो जाएगा, पर क्योंकि आपने पैसे 20 ही दिए हैं तो ये यहाँ पर 20 ही माइनस होगा। सर ये जो 15% देते हैं ओपनिंग पे नहीं क्लोजिंग? इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग पे लेना है, ठीक है। कुछ और डाउट है? नहीं, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं हमारा ये सिस्टम।